नमस्कार। हम भारतीय राज्य व्यवस्था के अंतर्गत आज कार्यपालिका का अध्ययन करेंगे, जिसमें राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद शामिल है। यह संविधान का भाग 5 है, जो संविधान का सबसे बड़ा भाग है और इसमें पूरे 100 आर्टिकल हैं। आर्टिकल 52 से 151 तक। इसमें गवर्नमेंट ऑफ इंडिया है, जिसे यूनियन गवर्नमेंट कहते हैं। चूँकि यह पार्ट बहुत बड़ा है, इसलिए इसके भीतर कुछ अध्याय भी हैं। पहले अध्याय में कार्यपालिका का अध्ययन कर रहे हैं। मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और मंत्रिपरिषद कार्यपालिका में सम्मिलित है। राष्ट्रपति चूँकि यह 5 वर्ष के लिए चुना जाता है, तो किसी भी समय त्यागपत्र दे सकता है। आर्टिकल 61 के तहत महाभियोग से हटाया जा सकता है, इसलिए उसका एक आनुवंशिक पद नहीं है और इसलिए भारत एक गणतंत्र है। इसके चुनाव की प्रक्रिया आर्टिकल 58 में दी गई है। इस इलेक्शन में वही खड़े हो सकते हैं जिनके पास 3 योग्यता हो। पहला, भारत का नागरिक हो। दूसरा, 35 साल से ऊपर की आयु हो वो और तीसरा, किसी लाभ के पद पर ना हो और लोकसभा का सदस्य होने की योग्यता रखता हो। संविधान के में बहुत बड़े कुछ गैप्स हैं, जिन्हें 4 तरीकों से भरा जाता है। संसद के कानून, मंत्रियों के आदेश, कोर्ट के निर्णय और 4th है रीति रिवाज। राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति चुनाव अधिनियम जैसा कि समय समय पर संशोधित होकर बना है। उसमें जमानत की राशि जमा करवानी पड़ती है। 50 प्रस्तावक, 50 अनुमोदक के हस्ताक्षर भी होते हैं, जिन्हें इस चुनाव में वोट देने का अधिकार है। और एक व्यक्ति एक ही जगह हस्ताक्षर कर सकता है, या तो प्रस्तावक हो सकता है या वो अनुमोदक हो सकता है। लाभ का पद जब पेमेंट गवर्नमेंट करती है, नियुक्ति करना और बर्खास्त करना ये भी गवर्नमेंट की शक्ति में होता है, तो वो पद लाभ का पद की श्रेणी में आता है। 4 पद लाभ के नहीं माने जाएंगे: राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, गवर्नर और कोई मंत्री, चाहे वो केंद्र का हो या राज्य का हो। 1961 के प्रेसिडेंट इलेक्शन में चीफ जस्टिस के सुब्बा राव खड़े थे। पहले इस्तीफा दिया था उन्होंने, फिर वो प्रेसिडेंट के इलेक्शन में आए थे। अगर लाभ का पद है तो चुनाव नहीं लड़ सकते। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 जैसा समय समय पर संशोधित है। इस एक्ट में एमपीज व एमएलएज के इलेक्शन कंट्रोल होते हैं। योग्यताएं: किसी कोर्ट ने उस व्यक्ति को पागल या दिवालिया घोषित नहीं किया हो, या उसकी 2 साल या ज़्यादा की कैद हुई हो, या उसे किसी अन्य कानून के तहत अयोग्य न ठहरा दिया गया हो। राष्ट्रपति का चुनाव एक अधिकारी या रिटर्निंग ऑफिसर करवाता है, जो लोकसभा का या राज्यसभा का महासचिव होता है, लेकिन बारी बारी से ही उनका नंबर आता है। एक बार लोकसभा का, दूसरी बार राज्यसभा का, इस प्रकार इनका नंबर आता है। आर्टिकल 54 के अनुसार निर्वाचक मंडल में सभी निर्वाचित एमपीज व एमएलएज आते हैं, जो कि सभी राज्यों के और जो विधानसभाएं हैं उनके होते हैं। 1974 में सुप्रीम कोर्ट ने राय दी कि किसी राज्य की विधानसभा भंग होने पर भी राष्ट्रपति का चुनाव हो सकता है, जैसा कि 1974 में गुजरात की विधानसभा भंग थी। आर्टिकल 55 में चुनाव का तरीका दिया गया है, जिसमें लिखा है कि एक वोटर का एक ही वोट होगा, लेकिन उसके वोट की वैल्यू गिनी जाएगी और ये वैल्यू भारत में भिन्न भिन्न है। सबसे कम सिक्किम में, जहाँ एक एमएलए की वोट की वैल्यू 7 है, जबकि राजस्थान, छत्तीसगढ़ में 129 है। यूपी में एक वोट की वैल्यू 208 है। संसद में एक सांसद की वोट की वैल्यू 702 है। एक एमएलए की वोट की वैल्यू राज्य की जनसंख्या, जो कि 1971 के अनुसार जनगणना के अनुसार होगी, में हम कुल निर्वाचित विधायकों की संख्या का भाग देके और भाग 1000 का भाग, और एक सांसद के वोट की वैल्यू जो है उसका मूल्य है वो सारे देश के निर्वाचित एमएलए के मतों का मूल्य होगा, और उसमें कुल निर्वाचित सांसदों की संख्या का भाग दिया जाएगा। 84वां संविधान संशोधन अधिनियम 2002 सन 2026 तक 1971 की जनसंख्या के आंकड़े देखे जाएंगे, इसलिए विधानसभा या लोकसभा के सदस्यों की संख्या नहीं बढ़ाई जाएगी। अगर शेषफल भाजक की संख्या से आधा से ज़्यादा है तो मूल्य में 1 जोड़ दिया जाएगा। यह चुनाव आनुपातिक प्रतिनिधित्व व एकल संगमणि मत प्रणाली के आधार पर होता है। यहाँ पर संविधान में गलती है, वो गलती है कि जब एक ही राष्ट्रपति है तो अनुपात किसका वोटर वरीयता के क्रम को मतपत्र में दिखाएगा। जीतने के लिए 50% से ऊपर का मत चाहिए। अगर किसी की पहली पसंद मिल जाए तो वो जीत जाता है। 1969 के इलेक्शन में पहले राउंड में रिजल्ट नहीं निकला, क्योंकि किसी भी उम्मीदवार को
आधे से ज़्यादा मत नहीं मिले। फिर दूसरी गिनती शुरू हुई। पहली गिनती में पहले स्थान पर संजीव रेड्डी, द्वितीय स्थान पर वीवी गिरी, तीसरे स्थान पर सी डी देशमुख थे। चूँकि कोई भी कोटा नहीं पार कर सका था, इसलिए देशमुख को बाहर कर उनकी द्वितीय पसंद की वोट वीवी गिरी को मिले, जिससे वीवी गिरी जीत गए। एन संजीवा रेड्डी वो आदमी है जो 1977 में निर्विरोध चुन लिए गए, क्योंकि सिर्फ वे जनता पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़े, अन्य कोई दूसरा कोई खड़ा ही नहीं हुआ था। दो राष्ट्रपति जाकिर हुसैन और फखरुद्दीन अली अहमद कार्यकाल में ही गुजर गए थे। अगर राष्ट्रपति के चुनाव में किसी गड़बड़ी, भ्रष्टाचार या बेईमानी की शिकायत है तो ये केस सुप्रीम कोर्ट में ही तय होगा। आर्टिकल 71 के तहत और सुप्रीम कोर्ट का जो भी निर्णय होगा वो अंतिम होगा। इसलिए दो चुनाव जाकिर हुसैन 1967 और वीवी गिरी 1969 में सुप्रीम कोर्ट में ऐसी याचिका लगी और राष्ट्रपति को सुप्रीम कोर्ट में कटघरे में खड़े होकर वकीलों के सवालों का जवाब देना पड़ा। दोनों याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट ने खारिज की और कहा कि राष्ट्रपति के चुनाव में कोई गड़बड़ी नहीं हुई है, अर्थात आर्टिकल 71 का इस्तेमाल हो चुका है। जाकिर हुसैन वाले इलेक्शन में 17 और वीवी गिरी वाले इलेक्शन में 19 लोग खड़े हुए थे। एपीजे अब्दुल कलाम वाले इलेक्शन 2002 में 139 एमएलए और 32 एमपीज के वोट खारिज हुए। अनुच्छेद 60 आर्टिकल 60 राष्ट्रपति पद की शपथ लेते हैं और ये चीफ जस्टिस दिलवाते हैं। खास बात यह है कि शपथ में राष्ट्रपति शपथ में मैं भारत के संविधान का परिरक्षण, सुरक्षा और संरक्षण करूंगा कहते हैं। यही शपथ राज्यपाल लेता है, लेकिन वो अपने राज्य के लिए लेता है। मैं राजस्थान में संविधान, और इस प्रकार वो राज्य के लिए शपथ लेता है। आर्टिकल 56 में 3 महत्वपूर्ण बातें हैं। राष्ट्रपति किसी भी समय उपराष्ट्रपति को लिखकर अपना त्यागपत्र दे सकते हैं। अगर राष्ट्रपति संविधान का उल्लंघन करते हैं और उन्हें महाभियोग से हटा दिया जाता है, जब 61 जो महाभियोग है आर्टिकल 61 में हटा दिया जाता है, तो जब तक राष्ट्रपति का उत्तराधिकारी नहीं आ जाता तब तक राष्ट्रपति अपने पद पर कार्य करते रहेंगे, चाहे 5 वर्ष का समय बीत गया हो। अभी तक ऐसी नौबत नहीं आई है। राष्ट्रपति शपथ लेते हैं, वो संविधान की रक्षा करेंगे। अगर राष्ट्रपति कोई गलत काम करते हैं तो उन पर केवल एक ही के संविधान के उल्लंघन का लग सकता है, तभी महाभियोग की प्रक्रिया लागू होगी। संसद के किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आ सकता है। इस पर सदन के कम से कम 1/4 सदस्यों का हस्ताक्षर होना चाहिए। उसकी सूचना तुरंत राष्ट्रपति को भेज दी जाएगी। फिर कम से कम 14 दिन के बाद सदन का सत्र होगा, जिसमें उस प्रस्ताव पर चर्चा होगी और अंत में मतदान होगा। ऐसा प्रस्ताव पूरा होते ही 2/3 बहुमत से पास हो जाता है। अगर उसे संसद के दूसरे सदन में भेज दिया जाएगा, जब राष्ट्रपति को जवाब देने का मौका दिया जाएगा। यह भी हो सकता है कि कोई जांच कमीशन बिठाया जाए, फिर चर्चा होगी, अंत में मतदान होगा और मतदान में पूरे हाउस की 2/3 मेजोरिटी से ही वो प्रस्ताव पास हो जाता है, जो राष्ट्रपति को तुरंत उसके पद से हटा दिया जाता है। चूँकि अभी तक ये नहीं हुआ है, इसमें कुछ कमियां हैं। और जैसे जांच आयोग का गठन कौन करेगा, कितने सदस्य होंगे आदि, राष्ट्रपति को आर्टिकल 61 के तहत हटाया जा सकता है। अतः राष्ट्रपति चले जाते हैं, तुरंत उपराष्ट्रपति को राष्ट्रपति बना दिया जाता है। लेकिन 1969 में यह गंभीर व्यवस्था उत्पन्न हुई कि राष्ट्रपति वीवी गिरी ने इस्तीफा दे दिया। वे कार्यवाहक राष्ट्रपति भी थे, क्योंकि जाकिर हुसैन की डेथ हो गई थी। ऐसी स्थिति में एक कानून तुरंत बना, जिसका नाम है राष्ट्रपति के कार्य निष्पादन का कानून 1969। और इसमें कहा गया कि अगर उपराष्ट्रपति भी उपलब्ध न हो तो यह चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया को दिया जाएगा, और अगर किसी वजह से वो भी उपलब्ध नहीं है तो यह वह सुप्रीम कोर्ट के सबसे सीनियर जज को दिया जाएगा। इसी की वजह से एम हिदायतुल्लाही वो व्यक्ति हुए जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति, जो रिटायर होने के बाद भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे। कार्यवाहक राष्ट्रपति को राष्ट्रपति के वेतन भत्ते मिलेंगे और इस स्थिति में उपराष्ट्रपति राज्यसभा की अध्यक्षता नहीं कर सकते। इस प्रकार हम देखते हैं कार्यपालिका में राष्ट्रपति के निर्वाचन की क्या प्रक्रिया है और उनकी क्या भागीदारी है। अगले वीडियो में हम उपराष्ट्रपति की निर्वाचन की प्रक्रिया, योग्यता आदि का अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।